जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कंपनीज अकाउंटिंग या कंपनी लॉ। इससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मटेरियल प्रोवाइड करा रहा था कंपनीज अकाउंटिंग के संदर्भ में, लेकिन बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के मद्देनज़र जहां पर पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो इसके लिए हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव मटेरियल तैयार किया हुआ है और अब मैं आपको हर एक वीडियो में अपने 20-20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जो बिल्कुल भी वही क्वेश्चंस हों, जो मैक्सिमम वही क्वेश्चन होंगे जो आपसे यूनिवर्सिटी में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना ये सेशन, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे। डेली एक वीडियो मिलेगा आपको जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त पूंजी कंपनी है। ऑप्शन है, ए है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, बी है प्राकृतिक व्यक्ति, सी है सामान्य व्यक्ति और डी है गैर निवासी भारतीय। तो देखो, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता, सामान्य व्यक्ति नहीं होता और गैर निवासी भारतीय, ये तो निवासी स्थित होती ही नहीं है कंपनी की। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जो है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, अर्थात एक का जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं। ए ऑप्शन है कंपनी के ग्राहक होते हैं, बी है कंपनी के स्वामी होते हैं, तीसरा है कंपनी के लेनदार होते हैं और डी ऑप्शन है बैंकर होते हैं। देखिए, ग्राहक नहीं होते, लेनदार नहीं होते, बैंकर नहीं होते, तो फिर ऑप्शन बचता है बी, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अंशधारी प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो अभी मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया, इसकी जगह पर समता की जगह पूर्वाधिकार पूछा जाता है, लेकिन आंसर में हमारा कोई चेंज नहीं आता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कंपनी के ओनर ही होते हैं। तो सी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत पूछा जाता है, अंशधारी प्राप्त करते हैं, अर्थात शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है कंपनी में। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है भाई, उनको मिलेगा वहां पर डिविडेंड्स। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि डिबेंचर्स होल्डर क्या प्राप्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि शेयर होल्डर्स क्या प्राप्त करते हैं कंपनी में, तो वो डिविडेंड्स प्राप्त करते हैं। और अगर पूछा जाए कि डिबेंचर होल्डर क्या प्राप्त करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं कंपनी में। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लाभांश दिया हुआ है अर्थात डिविडेंड्स प्राप्त करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखें, अंश आवंटन खाता है। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है ये पूछा जा रहा है। तो फिर चाहे एप्लीकेशन अकाउंट पूछा जा रहा हो, चाहे अलॉटमेंट अकाउंट पूछा जा रहा हो, चाहे फर्स्ट कॉल पूछा जा रहा हो, कोई भी कॉल अकाउंट पूछा जा रहा हो, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर पर्सनल अकाउंट कैसे होते हैं, इसमें किसी पर्सन का तो नाम ही नहीं आता। जब मैं फर्स्ट कॉल की, जब मैं एप्लीकेशन की एंट्री करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, या जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है। फर्स्ट कॉल में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होता है। तो पर्सन तो आता ही नहीं है, तो फिर पर्सनल अकाउंट कैसे हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि कंपनी की कैपिटल बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे टुकड़ों में, कंपनी की टोटल जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, जिसको शेयर कहा जाता है। और जो लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। एक पब्लिक कंपनी में कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो अगर उनके सबके अलग अलग अकाउंट खोले जाते तो सोचिए कितने अकाउंट खोले जाते। इस वजह से कंपनी ऐसी अकाउंटिंग नहीं करती है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे जितना भी पैसा आ रहा है वो सब एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिस अकाउंट को कहा जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कुल मिलाकर ये शेयर कैपिटल आ कहां से रही है, तो आती तो कुल मिलाकर के ये शेयर होल्डर किसी व्यक्ति से ही तो आती है। जो व्यक्ति है उसी ने तो कंपनी के शेयर्स खरीदे, वही कंपनी के शेयर्स पर पेमेंट कर रहा है। तो भैया कुल मिलाकर कंपनी को जो पैसा मिल रहा है वो किसी व्यक्ति से मिल रहा है, देने वाला कोई व्यक्ति है। हाँ, डायरेक्ट उसको हम नहीं दिखा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट कोई ना कोई पर्सन ही है उसके पीछे जो कंपनी को पेमेंट कर रहा है। तो इस वजह से एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का नेचर होता है इनका। तो देखो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए है व्यक्तिगत खाता मतलब पर्सनल अकाउंट, बी है वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट, सी है नाम मात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट और डी है लाभ हानि विवरण अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर सही होगा व्यक्तिगत खाता, अर्थात ये एक पर्सनल अकाउंट है। ए है पूंजीगत प्राप्ति है मतलब कैपिटल रिसिप्ट है, बी है पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस है, सी है असामान्य लाभ है मतलब नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है और डी है आयगत प्राप्ति है मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अंशों का अधिमूल्य क्या होता है, प्रीमियम क्या होती है। जब शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू किया जाए तो इस वैल्यू को कहा जाता है ये प्रीमियम है, अर्थात अधिमूल्य, हिंदी में इसको अधिमूल्य कहते हैं। तो प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। अभी शेयर रोज रोज तो इशू नहीं किए जाएंगे। कैपिटल और रेवेन्यू के लिए आप एक डिफरेंस मान लीजिए। कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल लॉसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब एक बार किए जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेंगे या बहुत लंबे समय के बाद वो होंगे, रोज रोज नहीं होंगे। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो ऐसे होते हैं जो रोज रोज होने की प्रवृत्ति होती है या जल्दी जल्दी होने की प्रवृत्ति होती है। तो शेयर्स रोज रोज नहीं इशू किए जाते और शेयर्स को प्रीमियम पर भी रोज रोज इशू नहीं किया जाता, तो फिर प्रीमियम क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है पूंजीगत प्राप्ति, तो यही सही होगा, मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट है, अर्थात शेयर को अगर प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है तो प्रीमियम की वैल्यू जितनी मिलेगी वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अंशों का छूट पर निर्गमन है। अब अगर डिस्काउंट पर इशू मतलब फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाए तो डिस्काउंट पर इशू हो जाता है। अब अगर शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया, फिर वही बात आती है, रोज रोज नहीं किया जाएगा। तो अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर कैपिटल लॉस कहीं पर दिया होगा आपको ऑप्शन में। पहला पॉइंट है आपका पूंजीगत प्राप्ति, दूसरा है पूंजीगत हानि, यही मिल गया, कैपिटल लॉस सही है, यही सही है हमारा, बी पॉइंट सही है, कैपिटल लॉस ही होता है। आगे चलें, 7 नंबर का क्वेश्चन है, जब अंशों की जब्ती की जाती है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। हिंदी थोड़ी कठिन सी है। जब्ती का मतलब है जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, तो उसके बाद पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, याचना की बकाया रकम से, याचित रकम से, दत्त रकम से, देय रकम से। अर्थात जो एरियर है उससे डेबिट किया जाता है, या जो कॉल्ड अप वैल्यू है उससे किया जाता है, या जो पेड अप वैल्यू है उससे किया जाता है, या जो आउटस्टैंडिंग है उस पर किया जाता है। तो भैया जितना कॉल हो चुका है वो डेबिट, ऑप्शन सही होगा बी वाला, याचित रकम से। अर्थात 10 रुपए में से अगर कंपनी 10 का 10 पूरा डिमांड कर चुकी है तो 10 रुपए से डेबिट किया जाएगा। 10 में से 8 डिमांड कर चुकी है तो 8 रुपए से डेबिट किया जाएगा। 10 में 6 डिमांड हो चुकी है तो 6 रुपए से डेबिट किया जाएगा। कुल मिलाकर जितनी डिमांड हो चुकी है उतना ही डेबिट किया जाएगा। जो अभी डिमांड की ही नहीं गई है उससे अमाउंट को डेबिट नहीं किया जाता शेयर कैपिटल अकाउंट को। ओके, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, याचित रकम से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अदत्त याचनाएं। यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पूंजी में जोड़ी जाती हैं अदत्त याचनाएं, मतलब कॉल्स इन एरर। तो ये क्या किया जाता है, पूंजी में जोड़ी जाती हैं, पूंजी में से घटाई जाती हैं, लाभ में से घटाई जाती हैं, या लाभ में जोड़ी जाती हैं। देखो कॉल्स इन एरर होता क्या है, कंपनी ने डिमांड करी किसकी, शेयर्स की, जो उसने इशू किया था और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था। बाद में कंपनी को पैसा चाहिए तो पब्लिक से डिमांड करती कि लाओ भाई ये पेमेंट करो हमको धीरे धीरे, हमने तो आपने हमारे शेयर स्वीकार किए थे तो टुकड़ों में हमको पेमेंट कीजिए। तो ये इशू कहां से आ रहा है, ये मुद्दा कहां का है, तो ये जब शेयर्स इशू किए गए वहां से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है ये लाभ हानि जो बता रहा है ये सब फालतू की बातें बता रहा है। अब यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो ये कह रहा है पूंजी में जोड़ी जाती है, पूंजी में से घटाई जाती हैं। जी हाँ, ये अदत्त याचनाएं, अर्थात जिनका पेमेंट अभी नहीं हुआ। तो जब पेमेंट नहीं होगा तो कैपिटल घट जाएगी ना, तो फिर क्या करना है, इसको घटा देना है कैपिटल से। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है, पूंजी में से घटाई जाती हैं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके आगे चलें, 9 नंबर का क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। जो शेयर फॉरफिट किए गए उनको जब री इशू किया जाता है तो उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहां डेबिट किया जाता है, तो इसको कॉल्स इन एरर्स अकाउंट जो हमारा होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो हमारा होता है उसमें डेबिट किया जाता है। देखो ऑप्शन होगा कहीं पर, सबसे पहला ऑप्शन दिया है अंश छूट खाता, मतलब शेयर डिस्काउंट अकाउंट नहीं होता ही नहीं है कुछ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जी हाँ यही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होता है, कॉल्स इन एरर्स नहीं होता है। बी वाला ऑप्शन जो आपका है अंश अपहरण खाता, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहीं पर इसको डेबिट किया जाता है, पूरी एंट्री की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे होते हैं वो वैल्यू चली जाती है, जितना मिल रहा होता है वो बैंक में चला जाता है और कुल मिलाकर के शेयर कैपिटल बन जाती है। इसके आगे चलें, 10 नंबर का क्वेश्चन है, जब्त अंश खाते का शेष पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात जो शेयर फॉरफीचर, मान लो कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर फॉरफिट किया और उस पर 2000 रुपए उनको मिल गया शेयर फॉरफीचर पर, फिर उन्होंने उन शेयर्स को री इशू कर दिया और उस पर 1000 रुपए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया जो नए शेयर होल्डर्स आए जिन्होंने उन शेयर्स को खरीद लिया। तो 2000 मिले थे, 1000 दिया, 1000 रुपए तो फिर भी बच गया ना।
अब इस 1,000 रुपए को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? 100% वाला क्वेश्चन है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो 100% ये पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, या फिर आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का होने वाला है उसमें 100% आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है भाई, तो ये पेमेंट का नेचर देखो, आपको रिसिप्ट हुआ है, क्या शेयर कंपनी अपने रोज रोज फॉरफिट करती है? नहीं ना, कभी कभी बाई चांस होता है ऐसा, कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया तो उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया। तो ये देखो नेचर इसका क्या है, नॉन रिकरिंग है ना। अभी मैंने आपको बताया था जो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होती हैं वो कैपिटल प्रॉफिट होती हैं, और कैपिटल प्रॉफिट चूंकि बैलेंस शीट में कहीं पर कुछ होता नहीं है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इस वजह से इसका सही ऑप्शन होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन देखो चल के कहीं ना कहीं दिया होगा, तो हमारा ए ऑप्शन है, सुरक्षित कोष में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिजर्व फंड में नहीं। फिर संचित पूंजी में, रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर बिल्कुल नहीं, ये तो पॉइंट ही गलत है। सामान्य संचित में, जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर किया जाता है। और उसके बाद निवेश उच्चावचन कोष में, इसमें भी ये नहीं जाता है। तो यहाँ जो हमारा कैपिटल रिजर्व है, संचित पूंजी कैपिटल रिजर्व जो है हमारा, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, इसको पूंजी संचय लिखा होना चाहिए था। संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल अलग बात होती है, कैपिटल रिजर्व होता है ये, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैपिटल रिजर्व होना चाहिए था। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, लेकिन संचित पूंजी नहीं होता है, ये तो रिजर्व कैपिटल होता है, ये बात अलग है। इसको सही होना चाहिए था यहाँ पर, ये कैपिटल रिजर्व होता है हमारा। सही ऑप्शन होगा पूंजी संचय, ना कि संचित पूंजी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, याद रखिएगा। संचित पूंजी वो होती है जो कंपनी के केवल समापन पर मांगी जाती है, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल रिजर्व वो होता है जो कैपिटल असेट्स की सेल होने पर जो प्रॉफिट होता है उसको जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो ये यहाँ पर गलत प्रिंट है, इसको सही होना चाहिए था, ये कैपिटल रिजर्व होगा हमारा, ना कि रिजर्व कैपिटल। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाम मात्र पूंजी होती है, अर्थात नॉमिनल कैपिटल इज। तो नाम मात्र पूंजी क्या होती है? 4 ऑप्शन है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाता है, इसको इश्यूड कैपिटल कहते हैं, ये तो गलत है। पूंजी की वह राशि जो कि भावी अंशधारियों के द्वारा आवेदित की जाती है, नहीं ये भी नहीं है, ये तो शेयर्स अप्लाई होते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है, अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कि कंपनी निर्गमित करने हैं तो अधिकृत है। जी हाँ, यही सही है हमारा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसको नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल, इन सभी नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, नॉमिनल कैपिटल का तात्पर्य क्या होता है? तो रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल, ये सब एक ही बातें होती। चौथा ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, तो हमारा वही आंसर सही होता है। तो यहाँ पर ये अथराइज्ड शेयर कैपिटल जो होती है यही नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है, यही रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है तालिका ए के अनुसार, अर्थात टेबल ए के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर प्रभावित है। ध्यान दीजिएगा, ये 5% है टेबल ए में, टेबल एफ के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 10% है। ओके, वैसे अब टेबल एफ जो है टेबल ए जो है वो बदलकर टेबल एफ हो चुकी है, इस वजह से ये 5% लिखा गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए टेबल एफ की बात करी जाए या कुछ ना कहा जाए, सीधा पूछा जाए कॉल्स इन एरर पर कितना परसेंट का ब्याज देय होता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो वो 10% का देय होता है। कुल मिलाकर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 5% हमारा आंसर सही होगा। संचालकों के द्वारा वास्तविक रूप से मांगे जाने के पूर्व अंशधारियों से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि को कहाँ लिखा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। अग्रिम याचना खाता में डेबिट किया जाता है, एडवांस कॉल्स इन एडवांस में डेबिट किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया जाता है, याचना खाता में डेबिट किया जाता है, मतलब कॉल्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सी और डी तो होता ही नहीं है, कुछ बचा ए और बी, तो ये डेबिट नहीं किया जाता, क्रेडिट किया जाता है। जब भी कभी आपको एडवांस कॉल रिसीव होगी तो किसी न किसी कॉल पर होगी, जैसे मान लो अलॉटमेंट के साथ आपको फर्स्ट और फाइनल एडवांस में मिल गई, तो अलॉटमेंट की एंट्री जब आप रिसीव की कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको साथ ही साथ एडवांस का भी कुछ पैसा मिल गया है, तो अब एंट्री आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब अलॉटमेंट और एडवांस दोनों का पैसा मिला करके बैंक के साथ आप रिसीव कर लेंगे। तो देखो हमने क्या बोला, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और टू जहां पर लगता है वहां पर अकाउंटिंग में क्रेडिट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अग्रिम याचना खाते में क्रेडिट किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अंशों को जब्त किया जा सकता है। ए पॉइंट है, याचना की राशि भुगतान नहीं देने पर, सभा में भाग लेने में असफल रहने पर, बैंक के ऋण का भुगतान नहीं करने पर, जब अंशों को जमानत के रूप में बंधक कर दिया गया हो तब। ए ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन होते ही नहीं है। याचना राशि का भुगतान अगर नहीं कर रहा है कोई शेयर होल्डर तो सबसे पहले उसको 14 दिन का नोटिस इसको किया जाता है। अगर उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो डायरेक्टर्स जब उनकी मीटिंग होती है उसमें एक विशेष प्रस्ताव पारित करके
उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। तो अगर कोई शेयर होल्डर कोई कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता तभी उसके शेयर्स को फॉरफिट किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जब जब्ती खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद के अंतर्गत दिखाया जाता है, चालू दायित्व और प्रावधान, संचय और आधिक्य, अंश पूंजी खाता, असुरक्षित ऋण। तो जो आपका अंश जब्ती खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद के अंतर्गत दिखाया जाता है, जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर बचता है उसको कहाँ दिखाया जाता है, तो अंश पूंजी खाता के साथ उसको दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ में उसको शो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका सही होगा, अग्रिम मांग राशि खाते में क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंश जब्त खाता के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। हाँ, वहां पर गलत लिखा था, यहां पर सही लिखा है, पूंजी संचय खाता में, अर्थात कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इससे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं इसी वीडियो के अंतर, लेकिन वहां पर वो लिखा था रिजर्व कैपिटल। बता रहा हूं फिर से, रिजर्व कैपिटल अलग बात होती है और कैपिटल रिजर्व बिल्कुल अलग बात होती है। तो अगर शेयर फॉरफिट किया जा रहा है तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। 4 ऑप्शन है, ए है प्रार्थित पूंजी, बी है निर्गमित पूंजी, सी है चुकता पूंजी और डी है आवेदन पत्र की राशि। तो प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी और आवेदन पत्र की राशि, ये तीनों गलत है। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चुकता अंश पूंजी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है, एक्चुअल वही लायबिलिटी होती है कंपनी की और कोई लायबिलिटी नहीं होती है। उसके आगे चलें तो फिर से पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, चुकता पूंजी। नहीं भाई, जो पेड अप कैपिटल है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है कैपिटल की और कोई भी नहीं। अरे कहने को कितना भी पैसा आपके पास हो, लेकिन जरूरत पर कितना खर्च कर सकते हैं, जितना आपकी जेब में है, नगद में है ना, वही तो खर्च कर सकते हैं। ठीक यही बात है, प्रार्थित पूंजी पब्लिक ने स्वीकार, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, पब्लिक ने स्वीकार कर लिया है, पेमेंट थोड़ी किया है। अगर निर्गमित पूंजी की बात करें तो कंपनी ने इश्यू कर दिया है, लेकिन कोई उसको सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रार्थित पूंजी की, तो पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब किया लेकिन पेमेंट नहीं किया है। डी पॉइंट है हमारा चुकता अंश पूंजी, जो पेड कर दिया वही उसकी एक्चुअल लायबिलिटी होती है। 20 नंबर का और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें दिया गया है, अंश पूंजी का भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है कहा जाता है। भैया 100% वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इसका राइट आंसर होता है, अभी आपको बता चुका हूं शुरुआत में, रिजर्व कैपिटल इसका सही आंसर होता है। देखो आपको ऑप्शन में कहीं दिया होगा अधिकृत पूंजी, याचित पूंजी, पूंजी संचित और संचित पूंजी। देखो सी पूंजी संचित और डी संचित पूंजी, दोनों उल्टा नाम लिखे हुए हैं। बच्चा कभी न कभी सी मारेगा, बोलेगा पूंजी संचित भी होता है, ऐसा नहीं है भाई, नहीं करना है ऐसा। संचित पूंजी मतलब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, कहने में दोनों में वर्ड सेम है, बस आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। रिजर्व कैपिटल कंपनी की सब्सक्राइब्ड के शेयर कैपिटल का वह पार्ट होता है जिसको कंपनी केवल अपने समापन के समय मांगती है, उससे पहले नहीं। और जो कैपिटल रिजर्व होता है, ये कैपिटल नेचर एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है, और उस प्रॉफिट का जो पार्ट कंपनी अपने पास रोक लेती है उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। जैसे भी समझ में आए हैं अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमको जरूर करके बताइए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर हम लोग अगले 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए